आई होप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ फिजिक्स का, जो कि आपका तीसरा लेसन चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? विद्युत धारा। जो कि आपका कुछ टॉपिक समाप्त हो गए, कुछ टॉपिक्स जो बच्चे हैं कि वो आज पढ़ के हम लोग समाप्त कर देंगे। बाकी रहेगा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन से मतलब अगला जो लेसन होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सेलों का समूहन। अभी तक हमने एक समूहन पढ़ा, बहुत समूहन पढ़ा, धारिताओं का समूहन पढ़ा, फिर प्रतिरोधों का समूहन पढ़ा। अब बारी किसकी है? सेलों का समूहन। और समूहन में क्या होती है? एक श्रेणी समूहन, एक समांतर समूहन। तो चलिए पढ़ते हैं कि सेलों का समूहन क्या होता है। ठीक है, आज ये पढ़ के ये लेसन समाप्त कर देंगे। सेलों का समूहन। सेलों का समूहन। सेलों का समूहन क्या होता है? सेलों के समूहन को दो भागों में बांटा गया, एक श्रेणी समूहन, एक समांतर समूहन, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार प्रतिरोध नहीं, हमें सेल पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या रहेगा? श्रेणी समूहन। श्रेणी समूहन। श्रेणी समूहन का मतलब क्या होता है? श्रेणी समूहन का एक सीरीज वाइज में लगे हो, चालक कैसे लगे हो? एक सीरीज, एक क्रम में लगे हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? श्रेणी समूह। जैसे कि मैं फिगर यहाँ पर बनाऊं, पहले वैसे भी कथन नहीं लिखना, पहले फिगर बनाना फिर कथन लिखना, मतलब उस कॉपी में लिखना, लेकिन समझने के लिए पहले आपको फिगर ही समझना होगा, तभी उसी के माध्यम से आप कथन लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लेट दिख रही है, सेल दिख रहा है, सेल दिख रहा है। इसको लाएं, एक प्रतिरोध से जोड़ दें। इसका सेल A1, इसका A2, यानी जितने सेल लगे हैं ओके क्या है? और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R। ठीक, तो श्रेणी समूहन का मतलब देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये देखो, एक मिनट, ये दिख रहा है? ये आपका कौन सा सिरा है? धन सिरा। ये आपका कौन सा सिरा? धन। और ये ऋण सिरा। ठीक, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला। यहाँ पर देखना लिखा भी है प्लस माइनस। और ये आपका क्या है? प्लस है। क्या है? ये सिरा आपका बैटरी का प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि जो सेल का धनात्मक सिरा है यानी ऋणात्मक सिरा, वो दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से ज्वाइंट है। यानी ये धनात्मक सिरा, यानी ये आपका ऋणात्मक सिरा किससे ज्वाइंट है? धनात्मक सिरे से। ज्वाइन है कि नहीं ज्वाइन है? तो डायरेक्टली ये बात आपको दिख रही है कि जो बैटरी का यानी सेल का ऋणात्मक भाग यानी सिरा है, वो किससे ज्वाइन है? दूसरे बैटरी के धनात्मक सिरे से ज्वाइन है। तो हम श्रेणी समूहन में क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन जो कैसे लगे हों? एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरा से जुड़ा हो, तो ऐसे समूहन को क्या बोलते हैं? श्रेणी समूहन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि तो लिख सकते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन
जिसमें एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो। ऐसे समूहन को क्या बोलेंगे? श्रेणी समूह। तो क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि श्रेणी समूहन क्या होते हैं मेरे बापू। श्रेणी समूहन जो होते हैं दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन जिसमें एक सेल का ऋण सिरा यानी ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरा से जुड़ा हो, तो ऐसे समूहन को क्या बोलेंगे? श्रेणी समूहन बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे? फिगर तो आपकी हो गई, गणना करेंगे। क्या करेंगे? गणना। यहाँ लिख सकते हैं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। क्या है? E है। और एक बात यहाँ याद रखना कि एक सेल यानी E है, तो पूरा सेल को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? N से। किससे? N से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ लिखना है एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो N सेल का विद्युत वाहक बल, तो N सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? N ही होगा। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E था, लेकिन हमने N सेल के लिए जब विद्युत वाहक बल लगाएंगे तो N से गुणा कर देंगे तो N ही हो जाएगा। अब बात की क्या बचा? आंतरिक प्रतिरोध। तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिखाई दे रहा? एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध R है, तो N सेल के लिए N सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? NR होगा। ठीक, ये होगी। मैंने यही लिखा गणना में कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यदि E हो तो पूरे सेल हमने N माना, तो N सेल का विद्युत वाहक बल N से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? N ही हो जाएगा। अब हमें सेल पता हो गया, नीचे क्या आंतरिक प्रतिरोध है, तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R होगा, तो N सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? NR होगा। अब हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध क्या होगा, इधर निकालेंगे, यहां से यहां आप लिखोगे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध आपका जो होगा R प्लस NR होगा। ठीक, और इस सर्किट में जब धारा बहेगी, क्या बहेगी? धारा बहेगी, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होती है? यहाँ लिखेंगे बहने वाली धारा। परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल्स
परिपथ कैसा बंद है, और नीचे क्या रहेगा, आर रहेगा। तो आर का मान यानी अभी कुल प्रतिरोध क्या निकालेंगे, ये आर यानी क्या है प्रतिरोध, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, आर अभी रख दो, ठीक है, अभी उठा कर रख देंगे। ए का मान कितना निकल कर आया, एन ई, और कुल प्रतिरोध कितना आया, आर प्लस एन आर। यही आपका क्या था, श्रेणी समूहन का फार्मूला। ठीक, ये आपका क्या था, श्रेणी समूहन का फार्मूला था। तो यदि लिखना चाहिए तो अब पढ़ेंगे समांतर समूहन। एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने सेलों का समूहन पढ़ा। सेलो समूहन को कितने भागों में बांटा गया, दो, एक श्रेणी समूहन, समांतर समूहन। श्रेणी समूहन हमने स्टार्ट किया। श्रेणी समूहन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन जिसमें एक सेल का जो ऋणात्मक सिरा होगा वो दूसरे सेल के धनात्मक सिरा से जुड़ा हो, ऐसे समूहन को श्रेणी समूहन बोलते हैं। ये बात क्लियर, फिगर मैंने बताई समझाई कैसे क्या है। गणना की कि एक सेल का विद्युत वाहक बल किससे प्रजन करते हैं, ई से प्रजन करते हैं। ठीक, तो ई है तो यन पूरा सेल हम माने हैं यन, तो यन सेल का विद्युत वाहक बल यन से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सेल पता, आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है तो यन सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, एन इक्वल्स आर होगा। ठीक, फिर हमने आंतरिक प्रतिरोध तो पता हो गया, अब हमें कुल प्रतिरोध चाहिए। तो कुल प्रतिरोध यानी ये प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध और ये आंतरिक प्रतिरोध को ज्वाइन कर दिए, कुल प्रतिरोध पता हो गई। अब इस सर्किट में बहने वाला जो धारा होगा आई इक्वल्स ई अपन आर, फार्मूला हम जानते हैं। फिर आई बराबर ई का मान निकाले, यानी कुल प्रतिरोध कितना, इतना उठा कर रख दिए, फार्मूला निकल कर आ गई। तो यदि लिखना चाहे तो लिख लें। ओके, अब हम पढ़ेंगे समांतर समूह। समांतर समांतर समूहन क्या, इससे बहुत सारे सर्किट जुड़े हैं दूसरे इससे मान लिया गया, जैसे मैंने उसमें माना था, मानी थी कि नहीं, यह आपकी होगी समांतर समूहन का सर्किट। यहाँ पर देखिए एक सिरा धनात्मक से नहीं, सभी सिराएं क्या है धनात्मक से जुड़ी हुई। उसमें क्या हो रहा था कि ये एक सेल का जो ऋणात्मक सिरा होता था वो धनात्मक दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक सेल का जो धनात्मक सिरा होगा वह किससे ज्वाइन होगा, धनात्मक से ही ज्वाइन होगा। ठीक है, किसमें, समांतर समूह में। तो इसका हम गणना करेंगे, गणना तो जैसे उसमें किए थे कि एक सेल के लिए विद्युत वाहक बल क्या होगा, एक सेल के लिए EMF क्या होगा, E। तो M के लिए भी E होगा। ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, अभी हम बताएंगे। ठीक, अभी आप देखते जाओ कि वहां n लिए थे तो n से गुणा कर दिए थे, लेकिन यहाँ पूरे
संख्या कितनी है सेलों की, m मान लिए है, तो a सेल के लिए विद्युत वाहक बल E है तो m सेल के लिए m ही होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा हम आगे बताएंगे। अब लिखेंगे सेल पता। अब एक सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल के लिए प्रतिरोध कितना है, R है, तो M के लिए क्या होगा, R/M होगा। ठीक, क्योंकि इससे पहले वाले जब हम समांतर श्रेणी में पढ़े थे तो आपका क्या आया था, यही तो आया था, और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है तो इसको ऐसे लाएंगे। कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे। उसमें पढ़ी थी प्रतिरोध में, हम जब समूहन पढ़े थे तो समांतर समूह में एक फार्मूला आया था कैपिटल R, इसमें आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक के जगह पर m के लिए निकाल रहे हैं ना, m के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, m आएगा कि नहीं आएगा। और इसको जब हम क्या करेंगे, पलटेंगे, तो क्या आ जाएगा, R/M आ जाएगा। यही फार्मूला से, यदि वो वाला वीडियो जो ना देखा पहले वो जाकर वो क्लियर कर ले, तब ये समझ में आएगा कि मैंने R/M कहाँ से लेकर आई। क्योंकि समांतर समूहन में हम प्रतिरोध पढ़े थे, तो एक 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R का फार्मूला आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ हम m के लिए ज्ञात किए हैं तो m से करेंगे। ठीक, अब क्या, मुझे क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या लिख देंगे, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा, यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये भी पता, ये भी पता, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी होगी, परिपथ में बहने वाली धारा I/E/R प्लस M, M ऊपर जाएगा तो ME नीचे दिख रहा, ME इसका गुणा इससे होगा, MR प्लस R होगा। यही आपका समांतर समूहन का फार्मूला होगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर। ये आपका था समांतर समूहन और श्रेणी समूहन, सेलों का समूहन समाप्त हो गई। ठीक, एक बार समझा रही हूँ कि इसमें जो उसमें हम देखे थे, जो 2 या 2 से अधिक जो सेल थे, उसके एक जो पहला सेल था उसका जो ऋणात्मक पॉइंट था, ऋणात्मक सिरा था, वो किससे जुड़ा था, धनात्मक सिरा से। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें धनात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरा से जुड़ा होता है। ठीक, किसमें, समांतर समूहन। समांतर समूहन का जब गणना किए, फिर बाद में परिपथ भी बन गई गणना, तो एक सेल के लिए E निकाले, एक सेल के लिए E निकाले और M सेल के लिए E निकाले। एक सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध R और M के लिए R/M। कैसे क्या आया, ये आपको प्रतिरोधों का समूहन पढ़ना जरूरी है, पहले वो जाकर देखे तभी समझ में आया कि यहाँ R/M आया, क्योंकि वहां में हमने 1/R निकाली थी। ठीक, तो नहीं लिखना चाहे तो लिख। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ये समझ में आई ना कि मैंने यहाँ M से, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में शायद हम बता चुकी थी कि हमेशा समांतर समूहन में जो आपका क्या प्रतिरोध यानी विद्युत वाहक बल होगा, वो क्या होगा, समांतर समूहन में हमेशा विद्युत वाहक बल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, M नहीं लिखा। लेकिन श्रेणी समूहन में ऐसा घटना नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसमें हमने N, लेकिन समांतर समूहन में हमेशा ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो आपका विद्युत वाहक बल होगा समांतर समूहन में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने M नहीं लिखा। ठीक, और ये कहाँ से आया, ये भी समझ में क्लियर में आ गई होगी। यदि ना आया हो तो देख लो, फिर से देख लो। यदि वो वीडियो ना देखो तो उसको भी जाकर देख लेना कि मैंने यही तो बताई थी, समांतर प्रतिरोध में यही वाला फार्मूला। और हम M पदों के लिए ले जा रहे हैं, तो M पदों के लिए लेकर जाओगी
तो 1/r, यहाँ पर m आ जाएगा और क्या आ जाएगा r। इसको जब इधर भेजोगी पलटो, इससे इसे गुणा होगा, पलट जाएगा तो r इक्वल्स क्या आ जाएगा, r/m आएगा कि नहीं आएगा। यही तो पोर्शन आएगी। और मैंने कुछ दूसरा लिया नहीं ना, m पदों के लिए फार्मूला यही आएगी बस। तो यदि लिखना चाहे तो लिख लें। तो ये पूरा आपका पोर्शन था किसका, विद्युत धारा का। आज आपका विद्युत धारा भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला जो चैप्टर होगा उसको हम तैयार करेंगे। अभी इसके बाद बाकी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो उसको लगवाएंगे, 2 दिन लगेगा। उसके बाद ये भी लेसन आपकी समाप्ति हो जाएगी। फिर चौथे लेसन से हम स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी भी चल रही है आपकी, साथ साथ फिजिक्स भी चल रही है। ठीक, तो आई होप जो जितना आज पढ़ाया गया है तुरंत आप उसको क्या करो, तैयार करो, रिवाइज करो, तभी आपको समझ में आएगी। आशा करती हूँ कुछ पॉइंट यहाँ भी समझ, क्योंकि पढ़ते समय स्टूडेंट को क्या होना चाहिए कि आधा चीज तो क्लास में ही लर्न होनी चाहिए। जो पॉइंट याद करना वो घर पर जाकर करो, जो समझने वाली पॉइंट है वो क्लास में ही तुम्हें याद होना चाहिए, तभी आप स्टूडेंट कहलाओगे। ठीक, तो आशा करती हूँ जितना आज पढ़ाया गया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और आप अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।